कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भैया ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम जाना है कि आज महिला किसान दिवस है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो भी हमारे साथ हर काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेवा है। चाहे वो खेती से जुड़ा हो, पशुओं से जुड़ा हो, या कोई भी और राजनीतिक क्षेत्र हो, सेना में भर्ती होना हो, किसी प्रकार का हो। तो हम विशेष रूप से तो महिला किसान दिवस की बात आज कर रहे हैं। और वैसे भी हम जाना है कि अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा को मिला है सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार। ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। और साथ में आपने सुना होगा भाइयों कि किसान मेले का आयोजन किया गया वर्चुअल, जो हमारे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार है उसके द्वारा। उसमें विशेष रूप से जो किसान मेले में फसल अवशेष प्रबंधन, यानी कि पराली जलाना जिसने बोलना है, और पशुओं के रोग या धान की सीधी बिजाई, इन विषयों पर विशेष बातचीत करी है। और आज महिला किसान दिवस है, इसलिए बधाई के साथ साथ हमने आज एक महिला पशुपालक से बातचीत करी है। सुनते हैं हम उसकी बातचीत के ये अंश। आज हम बातचीत कर रहे हैं रतगल गांव के किसान पशुपालक से बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम? वीना जी। वीना जी, आप पशु पालने का काम करते हैं वीना जी? हाँ जी। जी। कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास जी 4-5 भैंस हैं। जी। इस समय कितने भैंसें दूध दे रही हैं? अभी जी मेरे पास जो है 2 भैंसें पूरा दूध दे रही है दब का। अच्छा। हाँ। तो आप दूध को बेचते हैं? हाँ जी। मैं जो है डेली 10-12 किलो दूध बेचती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या डेयरी में ले जाए उस दूध को बेचने के लिए? डेयरी में जी महिलाओं का जाना थोड़ा मुश्किल सा होगा जी। दूध वाले को कह रखा, वो घर तक दूध लेकर चला जावे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दूध की आमदन भी अच्छी हो जाती होगी आपने? दूध की आमदन एक महीने में लगभग कितनी आमदन हो जाए आपने? लगभग जी 10-12 हजार रुपए का दूध बिकी जाता है। अच्छा अच्छा। और उससे क्या क्या काम करो फिर आप? उससे जी खाने दाने का खर्च और कुछ घर का खर्च, ये सारा चलता रहा। अच्छा। और आप जो भैंसे हैं उनको कभी क्या क्या खिलाते हैं आप? उसको जी दाना, खल, चोकर, दलिया और हरा घास, सूखा घास, और ये तूड़ी वगैरह में मिला के हरा घास, सूखा घास है? तूड़ी वगैरह में मिला के, और जाते में हम उसको गुड़ भी खुआवे। अच्छा, जैसे सर्दी का सीजन आ रहा है। हाँ। तो गुड़ भी खिलाएंगे आप? हाँ। और ये जो बरामदा है, बरामदे में जो भैंसें खड़ी है, ये अपनी भैंसें? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये सारी अपनी भैंस हैं जी। तो और इनको भैंसों को आप कभी नहलाओ भी है? हाँ जी। कैसे? गर्मी में तो मैं 2 बार नहलाऊं जी। हाँ जी। और जाते में 1 बार नहलाऊं। और पानी पीने की व्यवस्था जी? पानी की जी मैंने सारी अपने बेड़े में बरामदे में टंकी बनवा रखी डंगरा वास्ते। अच्छा अच्छा। वहीं से हम ले जाएंगे ना, वहीं में पानी पीवा। अच्छा की? हाँ जी। हाँ। टूटी का ताजा पानी पिलाओ? बिल्कुल जी। यार टंकी पूरी टूटी साफ सफाई करके
जी। पशुओं का पूरा ध्यान रखा है। और वीना जी जैसे घर में बंदी ये भैंसे कभी इनको आप घुमाने भी ले जाओ? हाँ जी, जी। यो काम तो जी ऐसा है, मर्द पे औरता पे तो जाए नहीं जानता, महिलाओं पे जी जी। ये काम हमारे घर के आदमी कराए या लड़का कराए। अच्छा अच्छा, हाँ। कभी ना कभी उनको बाहर भी घुमा लिया। हाँ जी। तो ये काम आप ना कैसा लग रहा है वैसे, जो भैंसे पाल के आपने दूध बेच रहे हैं, आप घर का खर्चा भी चला रहे और भैंसों का खर्च भी कह रहे आप निकल जाए इसमें से, तो कैसा लग रहा है आपने ये काम? मैं तो ये कह रही जी, ये काम बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ। और फिर जो दूसरी महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप इस काम के बारे में दूसरी महिलाओं को, बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो जी सब बहनों को, महिलाओं को इस बारे में ये संदेश देना चाहूँगी जी। कि वो अपने आप को बेरोजगार ना समझे और ये ना सोचे कि हम घर बैठे कुछ नहीं कर सकते। जी। ठीक है, तो उनमें इतनी ताकत और हिम्मत है कि वो घर बैठे भी बहुत पैसा कमा सकती हैं। यानी कि कोई ना कोई काम होना जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। हाँ। और काम आजकल तो महिलाएं सारे काम कर रही हैं, आदमियों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल जी। और इससे जो क्या है, आमदन बढ़ रही है और जब आमदन बढ़ेगी महिलाओं का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। तो आत्मनिर्भर हो जाएंगी महिलाएं। बिल्कुल जी। तो इसका अर्थ यह है कि आप ये कहना चाह रहे बहनों को कि हमने कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहे चाहिए। वो खेती का हो, बागवानी का हो, फूलों का हो, पशुओं का हो, बिल्कुल जी। तो कोई ना कोई काम जरूर हाँ। करना चाहिए, ऐसा आपका संदेश है। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो ये तो सुनी भाई ने महिला पशुपालक से बातचीत। और ये भाई जो हम चर्चा, अगली चर्चा का विषय लेके आए हैं वो है कि जो हमारा पशुधन है उसी से जुड़ा हुआ ये भी, जो पशुधन है जो है अपना, उसमें कई प्रकार के रोग भी जरूर लग जा है। जैसे हमने परवरिश की बात करी है, रोग की यदि बात करें तो एक पशुओं का एक रोग है थनैला रोग। इससे हम पशुओं को अपने किस तरह से बचावा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। थनैला जैसे कि भैया नाम से ही पता चल रहा है कि थनों से जुड़ा हुआ रोग, यानी कि थनैला रोग, जिसमें थन खराब हो जाए पशुओं के। थनैला रोग जो है ज्यादातर जो दुधारू पशु हैं उनके थनों की एक बहुत ही जटिल बीमारी है। इसमें जो रोग के जीवाणु है उसमें पशु के थनों में प्रवेश कर जाए और जो दूध बनाने वाली कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करते हैं, जिसमें भाई दूध से छिचड़े हैं, कतरे हैं, मवाद है, वो इस तरह की आने शुरू हो जाए और दूध की जो मात्रा है उसमें भारी कमी आ जाए। कभी कभी तो ऐसा हो जाए है कि ज़्यादा ये थनैला रोग का प्रभाव ज़्यादा पड़ गया या बीमारी ज़्यादा फैल गई तो हमारा जो पशु है भाई दूध देना बिल्कुल बंद कर दे। और कई बार ऐसा भी है कि पूरे का पूरा जो थन है इस थनैले रोग से खराब हो जाए, इनके बहुत खतरनाक रोग है ये। इसलिए जब भी ऐसी शिकायत माना लगा, कुछ ऐसा अंदेशा लगा, तो तुरंत हमने डॉक्टर के पास अपने पशु को ले जाना चाहिए, उसका इलाज करवाना। वैसे तो हम जाना है कि भाइयों की हर साल जो हमारे ये मुंह खुर है, थनैला रोग है, इनके टिक्के जो है लग दे रहा है, इसकी जानकारी भी हमारे पशुपालक भाई को रखनी चाहिए। और जो जब पशु ज्ञापन हुआ है, ब्याने से लगभग 2 महीने पहले पशु का जो हम दूध निकालना 2-2.5 महीने पहले छोड़ दें, ये जो 2 महीने का 2.5 महीने का समय है इसको हम शुष्क काल बोल रहे हैं। तो ऐसे दूसरे कई जो हमारे पशुओं के विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अनुसंधान करा, खोज करी, देखा कि जो इन दिनों में ये थनैला रोग ज्यादा फैला है, तो इससे जो शुष्क काल है इसमें थनों में जो वो विषाणु है वो घुस जाए हैं, कोशिकाएं उनको नुकसान पहुंचा हुआ है, जो दूध बनाने वाली कोशिकाएं हैं। और जब पशु ब्यावा है तो थनैला रोग के रूप में वो बड़ा होकर सामने आ जाए हमारे। तो इसमें क्या हुआ है कि जो ये शुष्क काल इसने हम करे, इसमें लड़ने की जो ताकत है थनों की, रोग से लड़ने की ताकत, वो भी कमजोर पड़ जाए। तो इसलिए इसकी देखभाल जो है तुरंत माना करनी चाहिए। और इसमें क्या होगा, कई बार तो थनों में जो संक्रमण हो जाए है तो
और संक्रमण होने से उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाए है। इसमें जो हम प्रयोग कर सका है एंटीबायोटिक्स जो भी है उस दवा का प्रयोग करें। इसके उपचार वास्ते हम कई बार ड्राई एनिमल थेरेपी कम आया सुने उसका प्रयोग भी करा है, यानी कि उसका ये उपचार है उसका। शुष्क काल में दूध न देने के कारण जो पीने वाला दूध है उसमें कई बार दवा भी मिल जाए है ऐसा वो करने से। और थनों की चोट है, खरोच है, वो भी कई बार इलाज करने में मददगार सिद्ध हुआ है। तो इस तरह से जो शुष्क पशु उपचार है उसको भी उसकी हमें तुरंत उसी समय जो है इलाज उसका करना है डॉक्टर के सलाह से, डॉक्टर के अनुसार ही। तो इसको भी जो शुष्क समय की बात हम कर रहे हैं तो इसका भी हम उपचार दो प्रकार से कर सका है। एक तो सभी शुष्क उपचार विधि जो है प्रयोगशाला में किसी प्रकार की जांच नहीं करते, और जो सारे पशु हैं उसके सारे थनों में जो जीव प्रतिरोधक दवा है उसको ट्यूब द्वारा थनों में धोने के बाद, यानी कि जब हमने पशु का दोहन किया, ब्यात आ रहा हो पशु और दोहन जिस दिन छोड़ना हो उस दिन की बात कर रहे हैं, पशु को धो लिया, दूध उसका निकाल लिया, दूध निकालने के बाद हम जो डॉक्टर जो है उन थनों में, पूरे थनों में जो है वो दवा जो है उसमें चढ़ा देगा, यानी कि थनैला रोग का बचाव है ये। एक इसी की उपचार विधि है शुष्क पशु उपचार विधि। उसमें क्या है कि छांटना है उसको भी, 4 पशु के थन है, उसको पहले हमने परीक्षण करना है, दूध का या प्रयोगशाला में परीक्षण कर लेंगे तो यूं लगेगा कि चारों थन खराब हैं, 2 हैं, 1 है, यानी कि थनैला रोग कितने उसमें हिस्से में है। तो उसमें हमने जहां पर इलाज है कि मान लो कि सोचो कि जो थनैला रोग है वो एक ही थन में है, तो जो डॉक्टर है वो एक ही थन में उसमें दवा जो है चला देगा। तो इस तरह से शुष्क काल के शुरू होने से और दूध को अच्छी प्रकार से खाली करके थनों में जो है दवा जो है थनैला रोग की वो डॉक्टर चढ़ा देता है। इसमें हमने भी बहुत सी बातें करनी है कि एक तो जो थन है अपने उनको साफ सुथरा रखना है, रोज उनको धोना है, सिपरेट के फावे से दोनों दूध वाले थन हैं उनको अच्छी प्रकार से साफ कर दे, और फिर हाथों को भी अपने साफ रखें। फिर जो दवा बाहर की दवा यदि लगाने की डॉक्टर ने दी हो तो उसको थनों को अच्छी प्रकार से धोकर सिपरेट से उससे फिर उसको जो दवा हम लगा देते हैं। इसमें कई बार एक दो बात और ध्यान में रखें पशुपालक भाई कि वातावरण का भी वही ध्यान रखें। इसमें जो शुष्क काल के दौरान पशुओं को साफ सुथरा रखना और नमी की जगह पर पशु ना हो, नमी से बचा के रखना, वहां पर अच्छी प्रकार से प्रकाश यानी कि हवा और प्रकाश धूप जो है आना चाहिए, यानी कि चांदना रहना चाहिए, अंधेरा ना हो। तो एक साथ ज्यादा पशु भी वहां पर नहीं रखने हैं। कई बार पशुशाला में हुआ है कि 4 पशुओं के बांधने की जगह है हम 5 बांध दें, 6 बांध दें, तो पशु भी अपने जैसा ही जानवर है, तो उसको भी बैठने का, उठने का, घूमने का, यानी कि आराम से उसको लगे कि मैं ठीक बैठा हूँ, ठीक खड़ा हो रहा हूँ, ठीक घास खा रहा हूँ, ठीक प्रकार से रह रहा हूँ। इसी प्रकार से राशन की बात है भाई। तो राशन में क्या है, शुष्क काल में पशुओं को अच्छा पौष्टिक आहार देना, उचित मात्रा में विटामिन हो, खनिज हो देवा। कई बार देखने में आवा भाइयों कि हम छोटी मोटी लापरवाही जो है जरूर कर जाए, और जब भी शुष्क काल आवा है यूं सोच लिया कि तो हमने दूध नहीं निकालना है गाय का, भैंस का, और अब तो हरा चारा या दूसरा चारा ही दे रहा है और हम खनिज, लवण, विटामिन जो है उसकी तरफ कम ध्यान हो जाए हमारा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमने इनको पूरी मात्रा में, उचित मात्रा में, उसी प्रकार से खनिज है, हरा चारा है, विटामिन है, वो सब कुछ देना है उसको, पशु को, ताकि पशु जो है बढ़िया रहे, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे। और जो थनों की बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं, थनैला रोग, थन खराब हो गए तो दूध कहाँ से निकलेगा। कई बार देखने में आया है, गांव में जाओ देखो पशुपालकों के पास बैठ के, तो बहुत से पशुओं के 2 थन खराब हो रहे हैं, कईयों का 1 थन खराब हो रहा है, और कईयों के तो भाइयों 4 के 4 थन खराब हो जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि पशु स्वस्थ होने पर, सब कुछ सही होने पर भी हम उस दुधारू पशु से दूध नहीं ले सकते। इसलिए पशुओं की नियमित देखभाल हमने जरूर करनी है। 2 बार पशुओं के जो थन है और लोटी है,
इनको हथेलियों के बीच लेकर थनों को मतलब एक तरह से रगड़न सी करनी है, उसकी सूजन हो, कड़ापन हो, तो उसमें आप जब लगाओगे, थोड़ा दबाओगे उसको, तो पता चल जाएगा कि थोड़ा कड़ापन सा हो रहा है थन में, या सूजन आ रही है, कोई गांठ है। तो वो यदि ऐसा भी हमें लगे तो उसका भी तुरंत जो है हमें इलाज करवाएं, और सुबह और शाम जो दवा डॉक्टर ने दी है उसका प्रयोग करना है, या फिर क्लोरहेक्सीडीन का घोल है उसमें थनों को डुबो दें या उससे जो है साफ कर दें। तो इस तरह से जो थनैला रोग है उसका भी हमने तुरंत जो है इलाज करना है, नहीं तो हमारा जो पशु है वो उसका थन खराब हो सका है और हम दूध से वंचित जो है रह जाएंगे। तो इस तरह से देखभाल के साथ साथ हमने पशुओं का जो थनैला रोग है उसका भी उपचार जो है तुरंत जो है करना है। और इस सुनवा रहे हैं भाइयों ये लोकगीत। सपने में होया कमाल सखी, सपने में मैं पहुंच गई ससुराल सखी, सपने में सखी, सपने में सखी, सपने में सखी, सपने में सपने में होया कमाल सखी, सपने हवेली मैं उसमें रह गई अकेली, रात अंधेरी मन घबरावे, सोते मन नींद ना आवे, हो मेरे तन में उठा उबाल सखी, सपने में होया कमाल सखी, सपने में की अगन बुझाने खोल फुआरा लगी नहाने, हो जलते तन की अगन बुझाने खोल फुआरा लगी नहाने, सीढ़ा पानी आगे सिसकी, भेज के साड़ी गाट के चिपकी, हो साकड़ का रया ना खाल सखी, सपने सपने में
भीतर आया, आके उसने दीवा बुझाया। हो सहज सहज कोई भीतर आया, आके उसने दीवा बुझाया। मैं चिल्लाई चोर लुटेरा, वो बोला मैं साजन तेरा। पूरा जो सपने सुना देगी, हमने भी लुटवा देगी। हे मेरा हाल होया बेहाल सखी सपने में, सपने में होया कमाल सखी सपने में। मैं पहुंच गई ससुराल सखी सपने में, सखी सपने में, सखी सपने में, सखी सपने में। सपने में होया कमाल सखी सपने में, सपने में होया कमाल सखी सपने में। ये सुना भैया ने लोकगीत, फिल्म थी गुलाबो। मैं प्रदीप मील, उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र, आप सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अपने गांव में स्थापित या गांव के आसपास स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर से करना सुनिश्चित करें और पराली बिल्कुल ना जलाएं। सभी जानते हैं इससे न केवल सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन व अन्य गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 बीमारी में वायरस फेफड़ों पर आक्रमण कर सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है। ऐसी स्थिति में फानों में आग लगाने से हुए प्रदूषण के कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। अतः मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि आप पराली में बिल्कुल भी आग ना लगाएं। धन्यवाद। ये तो फसल अवशेषों की बात हुई भाइयों, और अब मौसम की बात कर रहे हैं। मौसम में जैसे फसल अवशेष जलाने थे, जलाने के कारण देखो कितना मौसम में परिवर्तन हो रहा है, दूषित हो रहा है मौसम बिल्कुल। और तापमान की यदि बात करें हैं तो अधिकतम तापमान रहा 35 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। आगे भी मौसम साफ रहने की संभावना है, परंतु ये जो फसल अवशेष की बात कर रहे हैं तो उससे जो प्रदूषण तो भाइयों फैला ही है। और कल के कार्यक्रम की बात यदि करें भाइयों तो कल हम किसान वाणी कार्यक्रम में लेके आएंगे भाइयों वास्ता एक चर्चा है औषधीय फसलों की व्यावसायिक काश्त, ये है। और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा आज की नसीहत के अंतर्गत खुम्ब की अधिक पैदावार लेने में सावधानियां। तो ये विषय की जो चर्चा है हम कल किसान वाणी कार्यक्रम में करेंगे। और आज जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय की वो है राष्ट्रीय कृषि विपणन। कृषि विपणन का अर्थ है भाइयों कि बाजार, खेती का बाजार, यानी कि मार्केटिंग, कि हमने अपनी जो फसल है कोई भी चीज हो, कृषि विपणन का यदि हम छोटे शब्दों में बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाएंगी जो कृषि की उपज को खेत से लेकर और उपभोक्ता है जो हमारा ग्राहक है जो उस तक पहुंचाने में जो हम करते हैं वो सारी की सारी कृषि विपणन की बात में आ जाए। हम जाने भैया कि जो अपना देश है वो तो खेती वाला है, कृषि प्रधान देश है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि पे बहुत निर्भर है।
कृषि का महत्वपूर्ण भूमिका है अर्थव्यवस्था में, और कृषि के विपणन जो उसका बाजार है, उसका रखरखाव है, बिक्री है, मार्केटिंग है, उसमें भी भाई सुधार होना चाहिए। उसमें विपणन के जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो सारे के सारे अपने कार्यों का मूल्यांकन करें, अनुदान करें, ताकि वो उसकी जो कृषि विपणन की जो चुनौतियां हैं उसकी समस्याओं का भी समाधान जो है तुरंत करते चले जाए, ताकि जो किसान है हमारा उसको बहुत बढ़िया जो है मार्केट मिले, यानी कि उसका बाजार जो है कृषि का अच्छी तरह से चलता रहे। सरकारी जो प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी सरकार द्वारा 3 बिल लाए जो किसानों की आमदन बढ़ा दे। भारत आत्मनिर्भर बने, किसान आत्मनिर्भर बने, किसानों की आमदन दुगनी हो, किसानों को फायदा हो, इसके लिए 3 बिल बहुत लाभकारी है। और इसके साथ जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जुड़ा हुआ है। सरकार ने बहुत सी कितनी स्कीमें दी हैं ताकि किसान को अपनी फसल, कोई किसी प्रकार की फसल हो, उसको पशु चाहे बेचना हो, चाहे उसको फूल बेचने हो, चाहे बागवानी फलों की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो, किसी प्रकार की भी बात हो, तो वो जो है उसका सही मार्केटिंग, सही बाजार उसको मिलना चाहिए। अरे 3 बिल आने से क्या हुआ भाइयों कि जिस तरह से एक चीज हमारे पास उसके 2 ग्राहक हैं, और यदि 2 की बजाय 10 ग्राहक हों तो हमने बेचने में आसानी होगी और 10 रुपये फालतू मिल सका। और उसके साथ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जोड़ रखा है फसलों का, तो उसमें जो देश में राष्ट्रीय आय है, रोजगार है, ये सारा का सारा कृषि प्रधान के कारण जुड़ा हुआ है। पूंजी निर्माण है, विदेशी व्यापार है, उद्योग है, ये सारे के सारे कृषि जो है, कृषि का जो व्यवसाय है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम जाना है कि देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। वहीं पर 64% जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर भाई हैं, वो भी कृषि क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और जो जितनी भी तिलहनों में, चावलों में, गेहूं में जितनी भी वृद्धि हुई है, उसके कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़िया चलती है। और साथ में जो हमारी साख है विदेशों में, वो भी कृषि के कारण ही, कृषि एक महत्वपूर्ण पहलू है उसका, उसके कारण ही हमने उसकी जो हमारी साख है बनी हुई है। और आज भी इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा लें बेचने वास्ते कि मेरी फसल इतनी है, और उसके बाद पराली की बात करें तो ये जो पराली है ना भाइयों, ये भी बिक रही है, तो उसका दुगना लाभ हो रहा है। पराली भी बेच रहे हम, और पराली जलाने से तो जमीन भी खराब होगी और प्रदूषण भी होगा। और पराली ना जलाएंगे, उसी के अंदर उसको करेंगे, जमीन भी बढ़िया रहेगी, और पराली का जो ऊपर वाला डंठल बेच देंगे तो उससे हमारा लाभ भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो कृषि की मार्केटिंग है वो बहुत ही लाभदायक है। आज के कृषि कार्यक्रम में बस इतना ही। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।